हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पारस और ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है उसमें आज हम देख रहे हैं चैप्टर 4 डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ओके, कैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि अभी तक हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा इंटीरियर ऑफ द अर्थ वगैरह सब कुछ देख चुके हैं और उस हिसाब से हमें पता पड़ गया है कि कॉन्टिनेंट्स कवर 29% ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ओके, एंड द रिमेनिंग इज अंडर द ओशियनिक वाटर्स। तो एक पॉइंट आपका तो ये बन जाता है, स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है कि दैट कॉन्टिनेंट्स कवर 49% ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो याद रखिएगा ना बाबा, सिर्फ 29% ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ कवर अप करता है। ठीक है, इसके बाद आज जो हम ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं कि जिस हिसाब से आज हम इनको देख रहे हैं, ओके, जिस पोजीशन पर आज हम इनको देख रहे हैं, सो डेफिनेटली इन फ्यूचर कुछ 100 साल बाद, ओके, ये जो पोजीशन होगी वो डिफर होगी। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी वगैरह जब हम देखेंगे तो देखेंगे कि ये प्रोसेस डिफर होगी। ओके, तो अब डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है, जब हम ये पोजीशन इन फ्यूचर देखेंगे डिफर होगी, तो डेफिनेटली इन पास्ट में भी आज जो हम देख रहे हैं वो पास्ट में जो पोजीशन होगी उससे डिफर होगी। तो पास्ट में वो पोजीशन क्या होगी और वो उस पोजीशन से इस पोजीशन पर हम कैसे आए और ये पोजीशन आगे जाके कैसे चेंज होगी, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए इस चैप्टर को हमें पढ़ना पड़ेगा। ये सारी पोजीशन समझने के लिए यहाँ पर कई सारे साइंटिस्टों ने, जियोग्राफर ने बेसिकली क्या हुआ है, डिफरेंट यहाँ पर थ्योरीज दी हैं। तो इसमें जो सबसे प्रचलित थ्योरी, इंपॉर्टेंट थ्योरी है, वो है आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ओके, अब इस थ्योरी में क्या है, आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में ऑब्जर्व द शेप ऑफ द कोस्टलाइन ऑफ द अटलांटिक ओशियन, यू विल बी सरप्राइज्ड बाय द सिमेट्री ऑफ द कोस्टलाइन ऑन आइदर साइड ऑफ द ओशियंस। आप एस देखते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सिमेट्री है आपकी। ओके, अब ये कैसी सिमेट्री है, ये देखो आप यहाँ पर, ये साउथ, ये आपका अटलांटिक ओशियन है, ये देखो आप, ये आपका अटलांटिक ओशियन है। तो इसकी जब आप कोस्ट लाइन देखोगे ना तो आपको सिमेट्री मिलती है। ठीक है, मतलब कि ये साउथ अमेरिका अफ्रीका में जो जिक्सा इफेक्ट आप देखेंगे आगे वो कंप्लीट, तो आपको सिमेट्री देखने को यहाँ पर मिलती है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या है, नो वंडर मेनी साइंटिस्ट थॉट ऑफ दिस सिमिलरिटी एंड कंसीडर द पॉसिबिलिटी ऑफ द टू अमेरिकन यूरोप एंड अफ्रीका टू बी वंस ज्वाइन टूगेदर। तो कई सारे साइंटिस्टों ने एक पॉसिबिलिटी दिखाई कि ये सारे जो कंट्रीज आज हम देख रहे हैं, सारे कॉन्टिनेंट्स आज हम देख रहे हैं, वो सब पहले एक थे। ओके, ऐसी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर जगाई गई। और फ्रॉम द नॉन रिकॉर्ड्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द साइंस इट वाज अब्राहम ऑर्टिलियस अ डच मैप मेकर हु फर्स्ट प्रपोज्ड सच अ पॉसिबिलिटी। सबसे पहली बार जो इस टाइप की थ्योरी, जो पॉसिबिलिटी दिखाई गई थी, वो अब्राहम ऑर्टिलियस के द्वारा ये दिखाई गई थी, जो कि डच मैप मेकर हैं। ओके, उसके बाद आप देखें 1596 में दिखाई गई थी। फिर आपके एंटोनियो पेलिग्रीनी ने भी इसी टाइप का दिखाया था। लेकिन सबसे जो अच्छी थ्योरी और उसको सही तरीके से जो थ्योरी दिखाई गई वो एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिखाई गई थी, जो कि एक जर्मन थे। उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को कंप्लीट आर्गुमेंट के साथ यहाँ पर 1912 में यहाँ पर उन्होंने रखा। वेगनर यहाँ पर क्या कहते हैं, वेगनर ने यहाँ पर कहा है कि सारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो एक सिंगल कॉन्टिनेंटल मास यहाँ पर बनाते हैं। ओके, तो आप इस मैप को देखें तो उन्होंने यही थ्योरी दी थी कि जो सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोसिया, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक क्या करते हैं, एक आपका बेसिकली पूरा लैंड मास यहाँ पर तैयार करते हैं। उस लैंड मास को क्या बोला जाता है, उस लैंड मास को बोलते हैं हम पेंजिया। ठीक है, उस लैंड मास को हम बोलते हैं पेंजिया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि उस लैंड मास को यहाँ पर कॉन्टिनेंट का नाम दिया गया पेंजिया, जिसका मतलब है ऑल अर्थ। इसके बाद उन्होंने कहा कि इस लैंडमास को जो सराउंड करता है वो है आपका ओशियंस। मतलब ये कॉन्टिनेंट हो गया, कॉन्टिनेंट को सराउंड करता है आपका ओशियंस। उस ओशियंस को बोलते हैं हम पंथलासा। ओके, उस ओशियंस को क्या बोलते हैं हम, उस ओशियंस को क्या बोलते हैं हम, पेंथलासा। ठीक है, ये आपने देखा, ये कॉन्टिनेंट हो गया, पूरा एक कॉन्टिनेंट है, सारे आपके कॉन्टिनेंट्स एक जगह पर ज्वाइंट थे और इसको सराउंड करता था कौन, ओशियंस। उस ओशियंस का नाम क्या था, पेंथलासा। और इस कॉन्टिनेंट का नाम क्या है आपका, इस कॉन्टिनेंट का नाम है आपका पेंजिया। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। और ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, इन आर्ग्यूमेंट्स को आगे बढ़ाती हुई वो क्या कहता है, ये वो कहते हैं कि 200 साल पहले क्या हुआ,
आप 200 साल पहले देखेंगे कि जो ये पेंजिया जो है बेसिकली जो सारे कॉन्टिनेंट एक साथ थे ये टूटना चालू हो गए। अब ये जब टूटना चालू हुए तो ये दो भाग में यहाँ पर देखिए हम डिवाइड हो गया। जो सदर्न पार्ट है उसको बोलते हैं हम गोंडवाना, जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोअर एशिया। ठीक है, क्लियर होगी ना बात। पेंजिया दो भाग में टूटा 200 साल पहले, 225 साल पहले, 200 साल पहले, मिलियंस ईयर, साल नहीं मिलियंस ईयर हो, सॉरी। ओके, तो ये हो गया आपका गोंडवाना लैंड और ये हो गया आपका लोअर एशिया लैंड। ओके, इसके बाद यहाँ क्या हुआ, जो आपका सुपर पेंजिया था बेसिकली वो टूटना चालू हुआ यहाँ पर, और पहले दो भागों में टूटा, लोअर एशिया एंड गोंडवाना लैंड्स में टूटा, जो कि आपके नॉर्दर्न लैंड और सदर्न कंपोनेंट्स हैं। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो लोअर एशिया और गोंडवाना लैंड है ये आपस में टूटना यहाँ पर ये चालू हो गए। अब ये क्या हुआ, ये आपकी कंडीशन है 150 मिलियन ईयर्स अगो, फिर ये टूटना चालू हुए और ये कंडीशन है आपकी 100 मिलियन ईयर्स अगो। पर अभी भी ये ड्रिफ्ट हो रहे हैं और आज जो हम देख रहे हैं वो कंडीशन आपकी इस टाइप से आपको देखने को मिलेगी। तो अब अपनी थ्योरी को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो अल्फ्रेड वैगनर की जो थ्योरी है उसको प्रूव करने के लिए, सही प्रूव करने के लिए उन्होंने यहाँ पर कई डिफरेंट यहाँ पर एविडेंस दिए। सबसे पहले उन्होंने कहा जिक्सा इफेक्ट। ओके, अब जिक्सा इफेक्ट कैसे दिया, उन्होंने बताया कि जो शोर लाइंस ऑफ अफ्रीका है, ये बेसिकली आपका अफ्रीका है, ठीक है, ये अफ्रीका है, इसकी जो शोर लाइंस है और साउथ अमेरिका की जो लाइंस है आप देखेंगे कंप्लीटली क्या हो रही है, मैच हो रही है। ठीक है, कंप्लीटली यहाँ पर मैच हो रही है, जिक्सा इफेक्ट है ये। तो यहाँ पर उन्होंने बताया था शोर लाइंस ऑफ अफ्रीका फेसिंग ईच अदर हैव अ रिमार्केबल एंड अनमिस्टेकेबल मैच। कंप्लीटली यहाँ पर मैच हो रही है, अगर आप मिलाएं तो वो मैच हो रही है। ये सारी चीजें जो मैप प्रोड्यूस किया गया एक कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा किया गया, जिसमें आप कंप्लीटली देख सकें कि अटलांटिक मार्जिन जो है, जो आपका साउथ अमेरिका और अफ्रीका कंप्लीटली यहाँ पर मैच हो रहे हैं। ये जो मैप है कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा मैप प्रेजेंट किया गया था बुलार्ड के द्वारा 1964 में, और जो कि ये दिखाता है कि क्वाइट परफेक्ट मैच यहाँ पर होता है। और जो ये मैच ट्राइड किया गया था वो 1000 फैथम लाइंस पर किया गया था, ना कि प्रेजेंट शोर लाइंस पर। 1000 फैथम लाइंस क्या है, ये आपका ओशन सरफेस है, उसके आप 1000 फीट डीप पे जाके इसको किया गया था। ओके, ये 1000 फैथम लाइन पर है। तो पहला पॉइंट क्या है इनका, जिक्सा इफेक्ट का है। इसके बाद उन्होंने बोला रॉक्स ऑफ द सेम एज अक्रॉस द ओशियंस। रॉक्स ऑफ सेम एज मतलब जब रेडियोमेट्रिक डेटिंग की गई उससे आप क्या कर सकते हैं, उससे आप ये बता सकते हैं कि रॉक्स किस आपकी एज की है, रॉक्स कितने साल पुराना है, कितने ईयर्स पुराना है रॉक्स से, तो आप ये कर सकते हैं। तो जो रॉक्स यहाँ पर आप देखते हैं कि हमें अमेरिका में मिली, जो रॉक्स अफ्रीका में मिली, वो सेम एज की रॉक्स यहाँ पर मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं इससे ये एविडेंस हमें देखने को मिलता है कि सो डिफरेंट कॉन्टिनेंट से ओके वो कहीं ना कहीं एक थे। जैसे कि हम बात करते हैं द बेल्ट ऑफ एंशियंट रॉक्स हमें देखने को मिलता है जो कि 2000 मिलियन ईयर्स पुरानी है। कहाँ से, ब्राजील से। ब्राजील कोस्ट मैचेस विद दोस ऑफ द वेस्टर्न अफ्रीका। मतलब कि ये देखो आप, मतलब 2000 मिलियन पुरानी रॉक्स, जब कार्बन डेटिंग की गई रॉक्स की तो हमें सेम एज की रॉक्स ब्राजील से और अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका से हमें देखने को मिलती है। सेम एज की रॉक्स यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद इसमें क्या कहता है, द अर्लीस्ट मैराइन डिपोजिट्स। अब मैराइन डिपोजिट्स क्या होते हैं, मैराइन डिपोजिट्स होते हैं कि मतलब कि जो कि आपके ओशियंस वगैरह से यहाँ पर डिपोजिट किए गए हों। तो जो कि कोस्ट लाइन है साउथ अमेरिका और अफ्रीका में वो जूरेसिक एज की है। मतलब कि ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो ये मैराइन डिपोजिट्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, मैराइन डिपोजिट ओशियंस के द्वारा किए गए हैं, तो वो ज़्यादा नहीं, वो जूरेसिक एज के हैं, दोनों जूरेसिक एज के। मतलब कि पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, ये दोनों एक ही समय पर अपने स्प्लिट हुए और यहाँ पर ओशियन, जूरेसिक एज से यहाँ पर ओशियन आया जिसने यहाँ पर मैराइन डिपोजिट्स यहाँ पर किए हैं। इसके बाद इसमें आता है टिल्लाइट। अब टिल्लाइट क्या होता है, ये बेसिकली एक सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जो कि आपके ग्लेशियर्स के द्वारा डिपोजिट किए जाते हैं। ठीक है, ग्लेशियर्स के द्वारा डिपोजिट किए जाते हैं। अब गोंडवाना जो सिस्टम था, लोअर एशिया सिस्टम और गोंडवाना सिस्टम, तो वो जो सेडिमेंट्स हैं वो हमें इंडिया से देखने को मिलते हैं और बाकी 6 जगहों से भी देखने को मिलते हैं। वो 6 जगह आप देखेंगे, ये जो साउथ की 6 जगह हैं जो आपकी स्प्लिट हुई साउथ की, हमें यहाँ से ये देखने को मिलते हैं, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये इंडिया के अलावा हमें कहाँ कहाँ से, अफ्रीका, फॉकलैंड आइलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया से हमें देखने को मिलते हैं।
ओके, तो ये बेसिकली क्या होते हैं, ये आपकी जो ग्लेशियर्स के द्वारा आपकी इरोजन प्रोसेस होती है उसके थ्रू आपकी ये रॉक्स यहाँ पर जो बेसिकली इरोजन और वेदरिंग की जो प्रोसेस यहाँ पर बनते हैं उसको बोलते हैं हम यहाँ पर टिलाइट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन जगहों पर मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्या बता रहा है, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि इस टाइप की जो आपकी रिसम्बलेंस एक ही टाइप की रॉक्स डेमोन्स्ट्रेट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सब पूरा लैंड मास एक ही था, बाद में ये कहीं जाके स्प्लिट हुआ है। प्लेसर डिपॉजिट्स, अब प्लेसर डिपॉजिट्स बेसिकली होते क्या हैं, प्लेसर डिपॉजिट्स क्या होता है आपका, प्लेसर डिपॉजिट्स और अ प्लेसर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ अ वैल्यूएबल मिनरल्स formed by the gravity separation from a specific source rock during a sedimentary process। मतलब प्लेसर डिपॉजिट क्या होता है, मान के चलें यहाँ पर आपकी कोई सोर्स है रॉक का, ठीक है, यहाँ पे कोई रॉक्स है और इससे यहाँ पे बेसिकली पूरा मिनरल्स वगैरह है, पर यहाँ पे क्या होगा, ये नीचे खिसक जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, ग्रेविटी के कारण ये नीचे खिसक जाएगा और यहाँ पर आपके जो वैल्यूएबल मिनरल्स हैं वो यहाँ पर आपके सेटअप हो जाएंगे। मतलब सोर्स कहीं है और आपको रिसोर्सेज कहीं मिल रहे हैं। ठीक है, सोर्स यहाँ पर हो गया, रिसोर्स आपको ये मिल रहे हैं, इसको बोलते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स। तो सेम टाइप का वो कह रहे हैं यहाँ पर क्या हुआ है, आप देखें कि रिच प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड इन द घाना कोस्ट में हमें मिलते हैं और वहाँ पर एब्सोल्यूट अब्सेंस है सोर्स रॉक का। मतलब घाना कोस्ट पर आप देखें गोल्ड कोस्ट हमें गोल्ड मिलता है लेकिन वहाँ पे सोर्स नहीं है, जो रॉक है उसका सोर्स नहीं है। और सोर्स कहाँ मिलता है, द गोल्ड बियरिंग बीन्स आर इन द ब्राजील, और हमें डिपॉजिट्स कहाँ मिले, घाना में। अब देखो यहाँ पर मैप में, अब वो क्या कह रहा है कि ये घाना कोस्ट आपका, ठीक है, तो वो कह रहा है कि यहाँ पर हमें गोल्ड के रिसोर्सेस मिलते हैं लेकिन सोर्स कहाँ मिलते हैं, सोर्स मिलता है ब्राजील में। तब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि ये ओशियन से यहाँ पे गया हो, तो पहले वो कहता है कि पहले ये सारे ज्वाइंट होंगे। ठीक है, पहले ये क्या होंगे, पहले ये ज्वाइंट होंगे जो कि आपका आराम से यहाँ पर जा सकता है, मूव हो अंडर ग्रेविटी। तो ये होता है आपका प्लेसर डिपॉजिट्स। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ फॉसिल्स। अब डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ फॉसिल्स क्या है, when identical species of animals and plants adapted to living on land or in a fresh water are found on either side of the marine barriers, a problem arises regarding accounting for such distributions। मतलब कि आपकी कुछ स्पीसीज हैं जो कि आपके लैंड पर रहते हैं या फिर फ्रेश वाटर में रहते हैं, अगर उस टाइप की जो स्पीसीज हैं वो हमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में मिले, जैसे कि इंडिया में मिले आपके, ठीक है, जैसे कि हमें इंडिया में मिले, मेडागास्कर में मिल रहा है, तो ये मैराइन डिपॉजिट्स है, पर वो तो फ्रेश वाटर में रहते हैं। तो अब ये यहाँ पर भी मिल रहे हैं, फिर साउथ अफ्रीका में भी मिल रहे हैं, साउथ अमेरिका भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये मैराइन बैरियर्स हैं, अब वो ऐसा तो नहीं है कि तैर कर यहाँ पहुँच गए होंगे, ये यहाँ पर तैर कर पहुँच गए होंगे, तो ये कैसे पॉसिबल है। उसी हिसाब से उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि जैसे कि लीमोर्स की अगर हम बात करते हैं तो लीमोर्स हमें इंडिया में मिलता है, मेडागास्कर में मिलता है, अफ्रीका में मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें ये मिल रहे हैं लीमोर्स जो मिल रहे हैं, अब वो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से स्विमिंग करके पहुंच गए होंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़। तो कहीं ना कहीं ये एविडेंस प्रूव करता है कि ये पूरा लैंड मास था। ठीक है, ये पूरा क्या था, आपका लैंड मास था जो कि आपको तीनों लैंड मासेस को लिंक करता था आपस में। उसी तरीके से आप देखिए यहाँ पे मेसोसॉरस एक स्मॉल रेप्टाइल है जो कि आपका ब्रैकिस सैलो ब्रैकिस वाटर में रहना पसंद करता है और जिसके हमें स्केलेटन्स आप देखें सदर्न केप से भी मिले हैं ऑफ साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील से, राबर फॉर्मेशन ऑफ ब्राज़ील से देखने को मिले हैं। यहाँ पे साउथ अफ्रीका में मिले हैं और ब्राज़ील में मिले हैं। ठीक है, मेसोसॉरस का हमें यहाँ पर स्केलेटन्स मिले हैं। तो अब ये बेसिकली इनकी दोनों की अगर दूरी देखी जाए तो 4800 किलोमीटर है विद इन ओशियन इन बिटवीन देम। ठीक है, तब ये पॉसिबल नहीं है कि मेसोसॉरस यहाँ से यहाँ ट्रैवल करके गया होगा। तो ये पॉसिबल कैसे है, कहीं ना कहीं ये पूरा एक लैंडमास होगा। पर अब बात यहाँ पर आती है, वैगनर फेल कहाँ हुए। वैगनर ने थ्योरी तो सही दी कि कॉन्टिनेंट्स मूव हो रहे हैं, ठीक है, कंप्लीटली फेल नहीं था, पर उसका फोर्स क्या है। अब जब उनसे पूछा गया कि क्यों कॉन्टिनेंट्स मूव हो रहे हैं तो वो वहां पर फेल हो गए ये बताने में कि कॉन्टिनेंट्स का फोर्स क्या है मूव होने का। तो उन्होंने कहा यहाँ पर दो फोर्स है, एक पोल फ्लीइंग फोर्स है और टाइडल फोर्स है। ओके, तो उन्होंने पोलर फ्लीइंग जो फोर्स है उसके लिए बोला कि आप देखते हैं कि ये आपका अर्थ है और ये अर्थ क्या बेसिकली रोटेट हो रहा है और उसका जो बल्ज है आपका देखेंगे आप, बल्ज है, ठीक है, इससे परफेक्ट स्फीयर न होने के कारण वो एक बल्ज देता है इक्वेटर पे, जिसके कारण क्या हो रहा है, आपका जो अर्थ क्रस्ट है वो टूट रहा है। ठीक है,
ये कहा गया। दूसरा कहा गया इनके द्वारा टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स का इन्होंने क्या बताया, ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड सन, जो मून एंड सन है उनकी अट्रैक्शन के कारण जो है ओशियन वहां पे टाइड्स डेवलप्ड होती हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे साइंटिस्टों ने बेसिकली यहाँ पे स्कॉलर्स ने यहाँ पे इनकी बात पे विश्वास नहीं किया, क्योंकि ये जो फोर्सेस हैं बहुत ही ज़्यादा कम है, मिनिमम फोर्सेस हैं कि इतना ज़्यादा फॉर्मेशन, इतना ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पर ये कर पाए। तो उसके बाद क्या हुआ, इनकी जो थ्योरी थी उसके बाद ड्रिफ्ट स्टडीज की गई। आप वर्ल्ड वार के समय पर देखें तो वर्ल्ड वार के समय पर बेसिकली जो ये थ्योरीज की स्टडी की गई, तो वहाँ पर क्या हुआ, ओशियन की स्टडी की गई। ओके, ओशियंस की स्टडी की गई। उस समय आप देखें तो सबमरीन वगैरह आ चुकी थी, नई नई टेक्नोलॉजीज यहाँ पर आ चुकी थी, कैमरा, तो ओशियंस की स्टडी की गई। और जब ओशियंस की स्टडी यहाँ पर की गई, ओके, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है वो हिल गई थी पूरी, क्योंकि ओशियंस की जब स्टडी की उन्हें पता पड़ा कि जो वास्ट डाइवर्सिटी हम लैंडफॉर्म्स की ऊपर देख रहे हैं, कॉन्टिनेंट जमीन पर देखते हैं, सेम वैसी ही डाइवर्सिटी आप देखेंगे ओशियंस में। इनफैक्ट कॉन्टिनेंट से भी ज़्यादा डाइवर्सिटी आप ओशियंस में देखेंगे। और जब उसको स्टडी किया गया तो वहां पर एक थ्योरी निकाली गई, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। ये आर्थर होम्स की एक कन्वेक्शनल करंट थ्योरी 1930 में उन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया था, जहां पर उन्होंने बोला कि कन्वेक्शन करंट जो है, ओके, वो बेसिकली क्या है, ऑपरेट करती है मेंटल पोर्शन में। अभी देखेंगे सब क्या है। चलिए यहाँ पे एक फिगर देखते हैं पहले। ये देखें आप, ये क्या है आपका, ये कोर है, कोर रीजन है, ये मेंटल रीजन है आपका। तो यहाँ से बेसिकली क्या हो रहा है, ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये एस्थेनोस्फीयर होगा, जो कि एस्थेनोस्फीयर ये आपका ओशियंस है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था एस्थेनोस्फीयर होगा। यहाँ से आपका क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, मैग्मा यहाँ से निकलेगा। अब क्या होगा, मैग्मा जब आपका यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये अभी आप जब प्लेट टेक्टोनिक्स देखेंगे तो डाइवर्जेंट सी फ्लोर स्प्लिटिंग थ्योरी वगैरह देखेंगे, अभी के लिए इतना समझते हैं। तो ये क्या करेगा, इसको बार बार फोर्स करेगा, ठीक है, इसको बार बार ये फोर्स करेगा, और फोर्स करने पर क्या होगा, ये टूटेगा। अब जब ये टूटेगा तो आप ये देखेंगे यहाँ पे माउंटेन रिजेस वगैरह फॉर्म होंगी, मतलब कि न्यू क्रस्ट यहाँ पर फॉर्म होगा। डेफिनेटली मैग्मा आएगा, यहाँ पर डिपॉजिट होगा, न्यू क्रस्ट फॉर्म होगा। लेकिन कुछ मैग्मा क्या होगा, ठंडा होने के कारण यहाँ पर मुड़ जाएगा। जब ये यहाँ पर नहीं होगा तो इस साइड टर्न लेगा। अब जैसे ही आपका ये टर्न लेगा, डाउन साइड होगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे जो लैंड मास होगा इसको क्या करेगा, ये तोड़ेगा। और इसको तोड़ने पर क्या होगा, आप यहाँ पर देखेंगे ट्रंचेस फॉर्म होंगी। तो मतलब यहाँ पर डिपॉजिट होगा जो कि आपको रिजेस फॉर्म होंगी, और यहाँ पर ये क्या करेगा, इसको तोड़ेगा, और इसे तोड़ने पर क्या होगा, ये ट्रंचेस यहाँ पर फॉर्म्ड होंगी। सो सेम चीज यहाँ पर लिखी, उन्होंने बताया कि जो एक करंट्स हैं वो जनरेट ही क्यों हो रही हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, जिसके कारण थर्मल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है मेंटल पोर्शन में। ओके, ड्यू टू द थर्मल फोर्स का मेंटल यहाँ पर थर्मल डिफरेंसेस क्रिएट होता है, जिसके कारण से ये जो आपकी करंट्स हैं वो मूवमेंट स्टार्ट कर देती हैं। ओके, और यहाँ पर उन्होंने बताया गया कि यही एक कारण है, आप देखेंगे कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो मूव हो रहे हैं। अभी तक प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पर हम यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, ठीक है, अभी यहाँ पर इन्होंने ये थ्योरी दी है। सेम कॉन्सेप्ट आप देखेंगे जब सी फ्लोर स्प्लिटिंग थ्योरी पढ़ेंगे, सेम कॉन्सेप्ट आप वहाँ पर भी इसका देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आपको बताया सेकंड वर्ल्ड वार यहाँ पर हुआ। उस सेकंड वर्ल्ड वार के समय पर यहाँ पर कई सारी टेक्नोलॉजीज आई, और पूरा ओशियंस को बेसिकली यहाँ पर मैप करना यहाँ पर चालू कर दिया। डिटेल्ड पिक्चर यहाँ पर ओशियंस रिलीफ की यहाँ पर रिवील्ड की गई, जिसमें रिवील्ड करने पर उनको पता पड़ा कि माउंटेन जो है बेसिकली ओशियंस का जो सरफेस है वहाँ पर कई सारे आपको ट्रंचेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, ऑन द कॉन्टिनेंटल मार्जिन। मतलब कि एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, जो कि जैसे कि ये मान के चलें आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये आपकी ओशियनिक प्लेट है। यहाँ पर आप देखेंगे जब ओशियनिक प्लेट सबडक्ट होगी, अब आप कहोगे सबडक्ट क्यों है, तो बेसिकली वो हम प्लेट टेक्टोनिक्स में देखेंगे, क्योंकि डेंसर होती है ओशियनिक प्लेट। तो आप यहाँ पर देखेंगे जब ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन, ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन हो गया, यहाँ पर क्या होगा, ट्रंचेस फॉर्म होते हैं, ठीक है, यहाँ पर ट्रंचेस फॉर्म होते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो मिड ओशियनिक रिजेस है, अब यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पे मैंने आपको बताया जब आपकी दो प्लेट्स में डाइवर्जेंट प्लेट्स थ्योरी लगेगी, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका माउंटेन रिजेस वॉल्केनिक इरप्शन होगा, और यहाँ पर क्या होगा, आपका मिड ओशियनिक रिजेस यहाँ पर फॉर्म्ड होंगे, ठीक है। द डेटिंग ऑफ द रॉक्स फ्रॉम द ओशियनिक रिजेस रिवील्ड द फैक्ट दैट दे वे आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल। बनी बात है, क्योंकि अभी भी वहाँ पर ये प्रोसेस कंटिन्यूड है, तो ये क्या है, यंग है, आपके यंग एज में इन कंपेरिजन टू योर कॉन्टिनेंटल एज। साथ ही साथ ओशियनिक जो रिजेस है आप देखेंगे इक्वू डिस्टेंस फ्रॉम द क्रस्ट। अब मैंने आपको क्या बताया, आप मान के चलें ये आपका रॉक्स है,
यहाँ से क्या होगा, ये रॉक से बेसिकली ये आपकी कन्वेक्शनल करंट आ रही है, तो ये आपका क्रस्ट फॉर्म हो रहा है। तो जो ये क्रस्ट आपका फॉर्म होगा ये आप देखेंगे आप इक्विडिस्टेंट होगा फ्रॉम ईच अदर। साथ ही साथ जो आप यहाँ पर देखेंगे एज पर जो फॉर्म होगा वो आपका क्या होगा, कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है, तो नई एज का होगा। साथ ही साथ थ्योरी जो है इस तरीके से आपकी जो कन्वेक्शनल करंट है वो इस तरीके से मूव होगी, तो ये पोर्शन आपका क्या होगा, शिफ्ट होता जाएगा। तो जैसे जैसे आप यहाँ से एज से दूर होते जाएंगे ये आपकी ओल्ड एज में हो जाएगा और ये आपका न्यू एज में रहेगा। तो ये याद रखिएगा। रॉक्स ऑन आइदर साइड ऑफ द क्रस्ट ऑफ द ओशियनिक रिजेस हैव इक्विडिस्टेंस लोकेशन फ्रॉम द क्रस्ट, ओके, एंड वहां पर आप एज का भी आप देखेंगे। तो ओशियनिक फ्लो, इसके बाद ओशियन फ्लोर कन्फिगरेशन अगर हम देखते हैं तो ओशियन फ्लोर कन्फिगरेशन क्या है आपका, ये बेसिकली आपका हाइट का बताया गया है कि हाइट वेरिएशन है, ये आपका सी लेवल है। ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे कॉन्टिनेंट की हम हाइट नापते हैं जैसे कि माउंटेन्स वगैरह हो गए। नीचे जाएंगे तो आपको पूरा ओशियनिक का आपको मिलेगा। तो उसी के उसमें बताया गया एक कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है आपका, फिर कहीं कहीं पर कॉन्टिनेंटल राइज भी आप देखेंगे। ओशियन फ्लोर इसको देखते हैं यहाँ पर, ये आपका लैंड मास है, ठीक है, ये आपका बेसिकली कॉन्टिनेंटल सेल्फ है। ओशियन स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, ये पहले आपको कॉन्टिनेंटल सेल्फ मिलेगा, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप मिलेगा। ये क्या होगा, ये जेंटल स्लोप पर होगा आपका, ठीक है। ये क्या होगा, स्टीप स्लोप पर मिलेगा। आफ्टर दैट यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कॉन्टिनेंटल राइज। तो यहाँ से क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर आपके एलुवियल फैंस टाइप के होते हैं, मतलब कि पीडोमोंट प्लेट्यू जो बोलते हैं ना, यहाँ से जितना भी आप देखेंगे कि सेडिमेंट्स यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर क्या होगा, जेंटल स्लोप के कारण उनको स्पीड मिलेगी नहीं, तो वो यहाँ पर क्या होंगे, बैठ जाएंगे आके, उसके कारण यहाँ पे एलुवियल फैंस टाइप के यहाँ पे सेटअप होते हैं, ठीक है। सो फिर आपका पूरा ये क्या होगा, फिर आपका ओशियनिक फ्लोर स्टार्ट यहाँ पर हो जाएगा। सेम फिगर है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ हुआ, कॉन्टिनेंटल स्लोप हुआ, फिर आप देखेंगे यहाँ पर कॉन्टिनेंटल राइज, फिर ये कुछ ओशियनिक ट्रेंचेस भी हमें देखने को मिलती हैं, वोल्केनिक आइलैंड्स हैं, सबमरीन रिजेस हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, ओके। सो कॉन्टिनेंटल मार्जिन में हमने देखा, कॉन्टिनेंटल मार्जिन क्या होती है, दीज फ्रॉम द ट्रांजिशन बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स सोर्स एंड द डीप सी बेसिन्स। अब इसमें मैंने आपको बता दिया, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, डीप ओशियनिक ट्रेंचेस। मतलब कॉन्टिनेंटल मार्जिन क्या होता है, इन पूरे का बेसिकली एक ट्रांजिशन है, ये आपका लैंड है और ये आपका डीप ओशियन है, ठीक है। तो ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन, इन सबको मिला के इसको बोलते हैं हम कॉन्टिनेंटल मार्जिन। ऑफ दिस द डीप ओशियनिक ट्रेंचेस आर द एरियाज विच आर ऑफ कंसिडरेबल इंटरेस्ट। जो डीप ओशियनिक ट्रेंचेस एरियाज हैं उनको बेसिकली अभी भी स्टडी किया जा रहा है, क्योंकि उनकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है। तो अभी भी जो स्कॉलर्स हैं वो कम्प्लीटली इसकी फाउंड आउट्स नहीं कर पाए हैं कि इसकी डीप में क्या है, पर उसको अभी भी उसको स्टडी किया जा रहा है। आफ्टर दैट एबिसिल प्लेन क्या होता है, इसको डीप में हम देखेंगे चैप्टर आपका जब ओशियंस आएगा उस चैप्टर में देखेंगे। दे आर द एक्सटेंसिव प्लेन्स दैट लाइज बिटवीन द कॉन्टिनेंटल मार्जिन एंड द मिड ओशियनिक रिजेस। एक्सटेंसिव प्लेन्स हैं, मिड ओशियनिक रिजेस आप में देखेंगे, ये मान के चलिए ये ओशियनिक रिजेस है, तो डीप सी ये है आपका, ये ओशियनिक ट्रेंचेस हैं ये। सो कॉन्टिनेंटल मार्जिन और मिड ओशियनिक रिजेस के बीच का जो प्लेन है उसको बोलते हैं हम एबिसिल प्लेन्स आपका, ठीक है। फिर मिड ओशियनिक रिजेस मिल जाएंगी आपको। दिस फॉर्म अ इंटरकनेक्टेड चेन ऑफ द माउंटेन सिस्टम विद इन द ओशियंस। लार्ज माउंटेन चेंज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट हाउस सबमर्ज अंडर द। सो सेम जो आप माउंटेन्स वगैरह आप देखेंगे ओशियंस में, जिस तरीके से आप लैंड पर देखते हैं उसी तरीके से आप ओशियंस में देखेंगे, बस फर्क ये होगा कि ये क्या होंगे, ये सबमर्ज्ड होंगे ओशियंस में, सिर्फ फर्क इसका इतना होगा। इट वॉज करेक्टराइज बाई सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम एट द क्रस्ट। ये है, ये आपका रिफ्ट है, यहाँ से क्या होगा, मैग्मा प्रोड्यूस होता है। आप फ्रैक्शनेट प्लेट्यूज एंड द फ्लैंक जोन्स ऑल अलोंग इट्स लेंथ। द रिफ्ट सिस्टम और द क्रस्ट इज द जोन ऑफ द इंटेंस वोल्केनिक एक्टिविटी। जो ये आपका रिफ्ट सिस्टम होगा क्रस्ट पर, तो यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटीज आपको देखेंगे, जिसके कारण यहाँ पे लावा प्रोड्यूस होगा, लावा होगा और उसके कारण आप मैग्मा नीचे से आएगा, लावा यहाँ पे डिपोजिट होता जाएगा और यहाँ पे माउंटेन्स यहाँ पर क्रिएट होता जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस। फिर ये हम कल आगे अगली वीडियो में देखेंगे आपका। नेक्स्ट इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, तीन टॉपिक बचे हैं,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनो, सी फ्लोर स्प्लिटिंग और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो कि हम कल वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।